हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय पाठशाला पर। आज अपन बात करेंगे कक्षा 12वीं, ठीक है, मानव भूगोल, पाठ नंबर 4, अध्याय नंबर 4, प्राथमिक क्रियाएं। और हमारे द्वारा जो क्लास दे जा रही है आपके लिए, जो नोट्स लेके आ रहे हैं हम, जो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण लेके आ रहे हैं पिछले सत्रों से पूछे गए, आपको अच्छे लगे, अच्छे से समझ में आए तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर चलते हैं, अपन बात कर लेते हैं पाठ चौथे में प्राथमिक क्रियाओं में। आज अपन क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास, आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। मानव के वे क्रियाकलाप जिससे आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। कि मानव के वह क्रियाकलाप जिनमें आय प्राप्त होती है आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। फिर चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखिए। कि प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है। जैसे अपन बात करें, आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कर से खनन, ये हमारी क्या होती है, प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, उन दो क्रियाओं के नाम बताए जिन पर आदिमकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए निर्भर थे। प्राचीन ज्ञात आर्थिक क्रियाएं जो हमारी कौन सी है, आखेट और भोजन संग्रह, ये ऐसी दो क्या प्राचीन क्रियाएं जिन पर आदि मानवकालीन जो मानव होते थे वो अपने जीवन निर्वाह के लिए निर्भर हुआ करते थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने देखने के लिए है ये जो आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, विश्व के किन दो क्षेत्रों में भोजन संग्रह किया जाता था, नाम लिखे। कि विश्व के किन दो क्षेत्रों में भोजन संग्रह किया जाता था, नाम लिखे। पहला हम बात करें तो उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया तथा दक्षिणी चिली, ये हमारा प्रथम था। दूसरा हमारे पास क्षेत्र है वो कौन सा, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में दक्षिणी अमेरिका का अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया का आंतरिक प्रदेश, ये हमारे दो भाग थे जो हमारे क्या करते हैं, भोजन संग्रहण करते हैं विश्व में। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, चलवासी पशुचारकों की संख्या घटने के दो कारण दीजिए। कि चलवासी पशुचारकों की संख्या घटने के दो कारण क्या क्या थे। पहला कारण अपन देखें तो राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। दूसरा हम दे सकते हैं कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना। ठीक है, कि कई देश हैं वो क्या करते हैं, नई बस्तियाँ बनाते हैं जिससे उन योजना द्वारा वहाँ के जंगल क्या हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, जो खुले स्थान है वो ख़त्म हो रहे हैं। इसलिए वहाँ से चारावासी यानी कि पशुओं को चलाने वाले व्यक्ति दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतु प्रवास क्या है, प्रवास क्या है, ऋतु प्रवास क्या है। तो बात करते हैं ऋतु प्रवास की। तो पशुपालक अपने पशुओं के साथ गर्मियों में मैदानी भाग से पर्वतीय भाग की ओर और सर्दियों में पर्वतीय भाग से मैदानी भागों की ओर प्रवास करते हैं। इस गतिविधि को ऋतु प्रवास कहा जाता है। भारत में हिमालय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूटिया जाति के लोग ऋतु प्रवास करते हैं। ठीक है, ये हमारे ऋतु प्रवास से संबंधित था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने यहाँ देखने के लिए मिलने वाला है। यदि क्लास आपको अच्छी लगे, प्रश्न आपको शानदार लगे तो आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, आगे से आगे ज़रूर भेजना। आज अपन बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो देखो, ब्राज़ील के कॉफ़ी के बागानों को क्या कहा जाता है, फजेंडा। ठीक है, ब्राज़ील के जो कॉफ़ी के बागान थे उनको क्या कहते थे, फजेंडा कहा जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है कृषि का अर्थ लिखिए। कृषि का अर्थ लिखिए तो आप कह सकते हो खेतों को जोतना, फसलें उगाना, पशुओं के पालन पोषण की क्रिया कृषि कहलाती है। खेतों को जोतना, फसलें उगाना, पशुओं के पालन पोषण की प्रक्रिया जो क्रिया होती है उसे कृषि कहते हैं। नेक्स्ट अपन साथियों बात करें तो आप कहोगे निर्वाह कृषि क्या है और ये कितने प्रकार की होती है, तो अपन कितने भागों में बांटी है तो ये अपन बात करते हैं। निर्वाह कृषि में कृषि क्षेत्र
निर्वाह कृषि में कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादकों, ठीक है, स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण तथा अथवा लगभग उपयोग करते। इसे दो भागों में बांटा गया है कि निर्वाह कृषि है उसमें जो कृषि क्षेत्र में रहने वाले स्थानीय उत्पादों का संपूर्ण तथा लगभग उपयोग करते हैं, इसे हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग हमारा आदिमकालीन निर्वाह कृषि, ठीक है, आदिमकालीन निर्वाह कृषि पहला। दूसरा हमारे पास क्या है, गहन निर्वाह कृषि। ये हमारे क्या इसके दो भाग है। क्लास अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर चलते हैं आगे। आगे हमारे पास क्वेश्चन बनता है मिश्रित कृषि के सर्व प्रमुख विशेषता क्या है। तो हमारी मिश्रित कृषि है उसकी विशेषता देख लेते हैं क्या है। तो मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन एवं पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। यह कृषि विषय को अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के मुख्य घटक है। ठीक है, अपन बात करते हैं मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन के साथ पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। ये कृषि विषयों को अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। चारे की फसलें मिश्रित कृषि के मुख्य घटक माने जाते हैं। क्लास अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताना आपके प्रश्न समझ में आ रहे या नहीं आ रहे। फिर चले नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ट्यूलिप नामक पुष्प किस खेती में कौन सी देश है ना, कि ट्यूलिप नामक पुष्प की खेती में कौन से देश विशिष्ट स्थान रखता है। तो आपको क्या, नीदरलैंड। कौन सा, नीदरलैंड। किस प्रकार की कृषि को सोवियत संघ के कोलखोज का नाम दिया गया है। तो याद रखना सामूहिक कृषि को दिया गया ये नाम। क्लास अच्छे लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने देखने के लिए मिलने वाला है नोट कुछ, और ये प्रश्न हमारे एक एक नंबरों में पूछे जाते हैं। तो नोट में अपन बात करते हैं प्राथमिक क्रियाकलाप वाले लोगों का कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है लाल कॉलर श्रमिक का अर्थ क्या है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप वाले लोगों का कार्य क्षेत्र घर से बाहर होने के कारण लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। दूसरे में पॉइंट में पर देखें हस्तांतरणशील कृषि कर्तन एवं दहन कृषि भी कहलाती है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है हस्तांतरणशील कृषि के दो नाम कौन कौन से है। तो कृषि हमारी कर्तन और दहन कृषि भी कहलाती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, फसल चक्र एवं अंतः फसली कृषि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, फिर बात करें आगे, अंगूर, खट्टे फल, अंजीर, जैतून की कृषि किन क्षेत्र में की जाती है। किस क्षेत्र की विशेषता, आपको भूमध्य क्षेत्र की विशेषता है। अंगूर, हमारे खट्टे फल, अंजीर, जैतून की कृषि भूमध्य सागर क्षेत्र की विशेषता है। फिर नेक्स्ट की बात करें तो आप कहोगे भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। भूमध्य सागरीय कृषि अति विशिष्ट प्रकार की कृषि है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने है। तो इससे पहले आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश उत्पादन के खनन, प्रसंस्करण एवं शोधन कार्य से पीछे क्यों हट रहे हैं। जो विकसित देश है, अर्थव्यवस्था वाले देश है, वो खनन और प्रसंस्करण शोधन कार्य से पीछे क्यों हट रहे हैं, इसके बारे में अपन जान लेते हैं। उत्तर में देखोगे क्योंकि इसमें श्रमिक लागत अधिक आने लगी है, कि श्रमिक जो हमारे मजदूर होते हैं उनकी लागत क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए विकसित देश इन कार्यों से पीछे हट रहे हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देश खनन कार्य को क्यों महत्व दे रहे हैं। कि जो विकासशील देश है वो हमारे खनन कार्य को क्यों महत्व दे रहे हैं। तो बात करते हैं विकासशील देश अपने विशाल श्रमिक शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के ऊंचे रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रहे हैं।
जो हमारा विकासशील देश है, जिनमें विकास हो रहा है, वो देश अपने विशाल श्रमिक या मजदूर शक्ति के बल पर अपने देशवासियों के उच्च रहन सहन को बनाए रखने के लिए खनन कार्य को महत्व दे रही है, उनको रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। फिर बात करें नेक्स्ट, डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप क्यों किया जाता है? डेयरी कृषि है, उसका कार्य नगरीय या औद्योगिक केंद्रों के समीप क्यों किया जाता है? तो बात करते हैं उत्तर की, क्योंकि ये क्षेत्र ताज़ा दूध अन्य डेयरी उत्पादों से अच्छे बाजार होते हैं। क्योंकि अपन बात करें, जो ये क्षेत्र है वो ताज़ा दूध एवं अन्य डेयरी उत्पाद के अच्छे बाजार होते हैं। यहाँ पर आसानी से अपन दूध का क्या कर सकते हैं, विक्रय कर सकते हैं, बेच सकते हैं, और दूध से बनने वाली वस्तुओं या पदार्थों को भी अपन आसानी से वहाँ पर बेच सकते हैं। अच्छे बाजार में अच्छा मार्केट उपलब्ध होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, वाणिज्य डेयरी कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र लिखिए, है ना, कि वाणिज्य हमारी डेयरी है, कृषि, ठीक है, डेयरी कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र लिखिए। वो क्षेत्र कौन कौन से? पहला क्षेत्र, सबसे बड़ा प्रदेश उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है। सबसे बड़ा प्रदेश है वाणिज्य डेयरी कृषि के लिए, वो उत्तरी पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र हमारा होता है वो कनाडा का होता है। दूसरा कौन सा है? कनाडा। तीसरा क्षेत्र है वो न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तास्मानिया है। ये हमारे यहाँ पर होते हैं। फिर चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले क्लास आपको अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर क्वेश्चन, बाजारिया सब्जी कृषि, बाजारी ये है ना, बाजारी सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप ही क्यों की जाती है? तो अब बात करते हैं, बाजारी ये कृषि सब्जी है ना, कि बाजारी सब्जी कृषि की मांग नगरीय क्षेत्रों में अधिक होती है, और ताज़ा वस्तु की मांग के लिए ऐसी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप की जाती है। क्योंकि जो नगरीय होते हैं, बड़े शहर होते हैं जहाँ की जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्जी कृषि की यानी सब्जी की अधिक मांग होती है, तो उनके आसपास के क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है। फिर बात करते हैं ट्रक कृषि से आप क्या समझते हैं? तो याद रखना, ट्रक कृषि, तो बात करते हैं इसमें नगरीय क्षेत्र के चारों ओर सब्जियों का उगाना, ठीक है, हमारे नगरीय क्षेत्र के चारों ओर सब्जियों का उगाना ट्रक कृषि कहलाता है। ये बाजार और फार्म के बीच एक ट्रक द्वारा एक रात में तय गई दूरी द्वारा नियंत्रित होता है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखने के लिए यहाँ पर उपलब्ध है ये, रोपण कृषि की मुख्य विशेषता और क्षेत्र लिखिए। रोपण कृषि उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले, लेकिन क्लास आपको अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। उत्तर में देखते हैं, रोपण कृषि की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। कौन कौन सी अपन देख लेते हैं। एक नंबर, इसमें कृषि क्षेत्र का आकार बहुत बड़ा होता है। कृषि क्षेत्र का जो आकार है वो क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। इसमें अधिक पूंजी निवेश, तकनीकी आधार और वैज्ञानिक विधियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। विधियों का प्रयोग किया जाता है कि हमारे जो अधिक पूंजी निवेश करते हैं, तकनीकी आधार और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। 3 नंबर पॉइंट में अपन देखें, ये एक फसली कृषि है जिसमें किसी एक फसल के उत्पादन पर ही ध्यान दिया जाता है, ठीक है, कि हमारी ये फसली कृषि है, इस पर एक ही प्रकार की फसल या पौधों पर ध्यान दिया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, और यहाँ श्रमिक सस्ते मिल जाते हैं, कि मजदूर होते हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व के विभिन्न देशों में कई रोपण फसलें उगाई जाती है, कि विश्व के कई देश है जहाँ पर अलग अलग प्रकार की रोपण कृषि उगाई जाती है, उनकी फसलें की जाती है। जैसे अपन बात करें, भारत और श्रीलंका में चाय की कृषि की जाती है। रोपण प्रश्न पूछा जा सकता है, भारत और श्रीलंका में रोपण कृषि का कौन सी रोपण कृषि की जाती है? चाय की जाती है। मलेशिया में पूछा जा सकता है, मलेशिया में रोपण कृषि कौन सी की जाती है? आप कहोगे रबर। ब्राजील में कॉफी, तो ब्राजील में कौन सी रोपण कृषि की जाती है? कॉफी की जाती है। और पश्चिम द्वीप समूह में हम कहते हैं कि रोपण कृषि गन्ना और केले की जाती है। फिलीपींस में नारियल और गन्ने की कृषि की जाती है रोपण, और इंडोनेशिया में गन्ना की कृषि की जाती है।
ये हमारी क्या है, रोपण कृषि जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कृषि हमारी की जाती है और उनका क्या होता है, महत्व। क्लास अच्छी लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, देखने के लिए बात कर लेते हैं। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र उपज तथा प्रक्रिया को समझाइए। कि बात करते हैं विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है, उसके क्षेत्र और उपज तथा प्रक्रिया को समझाते हैं। किस प्रकार के क्षेत्र में चाहिए, उपज फसल में क्या क्या होती है, किस किस फसल को बोया जाता है, और प्रक्रिया बोने की हम देख सकते हैं, उनकी देख रेख की प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। पहला अपन बात करते हैं क्षेत्र। ये कृषि अधिकतर मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में घास के मैदानों में की जाती है। अर्धशुष्क, ठीक है ना, कि ये कृषि जो हमारी मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेश के घास के मैदानों में की जाती है। ये कृषि योग्य विस्तृत क्षेत्र पाया जाता है ना, कि बड़े क्षेत्र में की जाती है, जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में कई नामों से जाना जाता है। यूरेशिया में स्टेपिज नाम से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में पेरिज के नाम जाना जाता है। और अर्जेंटीना में अपन कह सकते हैं पंपाज के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका में वेलेडस के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। और न्यूजीलैंड में कैटबरी के नाम से जाना जाता है इन क्षेत्रों को, जहाँ पर ये कृषि की जाती है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, ठीक है। फिर बात करते हैं उपज, ठीक है, यानी फसलें कौन कौन सी पाई जाती है। मुख्य फसल गेहूँ, मुख्य फसल क्या होती है हमारी, गेहूँ होती है। अन्य फसलें मक्का, जौ, राई और जई भी हमारे यहाँ पर बोई जाती है। इस प्रकार के क्षेत्रों में जिसे हमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्षेत्र कहते हैं या कृषि कहते हैं। 2 नंबर अपन कहें, इसमें उर्वरकों का यानी कि रसायनों का उपयोग कम किया जाता है, कि इसमें रसायन पदार्थ होते हैं, यूरिया, डीवीपी और कीटनाशक, उनका उपयोग कम किया जाता है। फिर बात करें 3 नंबर पॉइंट, एक ही फसल की प्रधानता होने के कारण फसल का परिवर्तन नहीं किया जाता, फसल का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसमें एक ही फसल के एक ही प्रकार के पौधों की प्रधानता होती है, ठीक है। फिर बात करते हैं इसमें 4 नंबर पॉइंट, सिंचाई में सामान्यता नहीं की जाती है, सिंचाई भी सामान्यता नहीं की जाती है तथा फसल वर्षा के भरोसे ही पैदा की जाती है। और फसल हमारी जो वर्षा होती है उसके अनुसार उसके ही जरिए की जाती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखने के लिए मिलने वाला है ये, ठीक है, प्रक्रिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अपन प्रक्रिया के क्षेत्र की बात कर ले, और हमने उससे फसल उपज के बारे में चर्चा कर ली। अब प्रक्रिया कि किस प्रकार ये कृषि खेतों का आकार बड़ा होता है। इस कृषि के जो खेत होते हैं उनका आकार बहुत बड़ा होता है। कितना होता है, बहुत बड़ा होता है, ठीक है। 2 नंबर पॉइंट में खेत जोतने से फसल काटने तक सभी कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है, कि खेतों को जोत दिया और फसल काटने तक सभी कार्य मशीनों द्वारा किया जाएगा। 3 नंबर हम बात करें, इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है, कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन क्या होता है, अधिक होता है। फिर बात करते हैं 5 नंबर पॉइंट, क्योंकि यहाँ जनसंख्या कम होती है इसलिए भूमि से अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करने पर कम ध्यान दिया जाता है, ठीक है। यहाँ की जनसंख्या क्या होती है, कम होने के कारण भूमि से अधिक फसल उत्पादन प्राप्त करने पर कम ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इसी प्रकार पॉइंट नंबर 6 की बात कर लेते हैं प्रक्रिया में। यहाँ कृषि उत्पादकों को भंडार करके, है ना, भंडार यानी एकत्रित करके एक जगह करके रखा जाता है तथा अधिक मांग होने पर बेचा जाता है। इनका क्या किया जाता है, भंडारण किया जाता है, और बड़े बड़े जगहों पर बड़े बड़े हम गोदाम बनाकर उनमें रखते हैं। जब इनकी मांग अधिक होती है तो इनको बेच दिया जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आने वाला है, ये देखिए कि आदिम कालीन निर्वाह कृषि के क्षेत्र, ठीक है, आदिमकालीन निर्वाह कृषि के क्षेत्र प्रक्रिया और समस्या को समझाए। तो अपन बात कर लेते हैं आदिमकालीन निर्वाह कृषि के क्षेत्र की, कि किस प्रकार के क्षेत्र यहाँ पर होते हैं। तो आदिमकालीन निर्वाह कृषि अथवा स्थानांतरणशील कृषि कार्य उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। यानी कि आदिमकालीन कृषि
निर्वाह कृषि या हम कह सकते हैं स्थानांतरित कृषि कार्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में किया जाता है। यहाँ आदिम जाति के आदिम है ना कि पुराने आदिम जाति के लोग ये कार्य करते हैं। इसका क्षेत्र अफ्रीका, दक्षिणी एवं मध्य अमेरिका, उष्णकटिबंधीय भाग एवं दक्षिण पूर्वी एशिया उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य में इसे जुमिक कहते हैं। मध्य अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा कहते हैं, मिल्पा। ठीक है। मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे लद्दाख कहा जाता है। और ये हमारे क्या है, आदिमकालीन जो निर्वाह कृषि है उसके क्या विभिन्न क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में इस कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है। फिर बात करते हैं कि इससे जो बोने की प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया किस प्रकार से की जाती है, प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इस कृषि में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति को जला दिया जाता है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उनकी वनस्पति को जला दिया जाता है। जली हुई राख की परत रासायनिक यानी उर्वरक का कार्य करती है, खाद का कार्य करती है। इस प्रकार स्थानांतरित कृषि कर्तन एवं दहन कृषि भी कहलाती है। इसे बोए गए खेत बहुत छोटे छोटे होते हैं एवं खेती भी पुराने औजार जैसे लकड़ी, कोदाली, फावड़े द्वारा की जाती है। कुछ समय 50 यानी 3 से 5 वर्ष तक जब मिट्टी के उपजाऊपन समाप्त हो जाता है तब किसान नए क्षेत्र में वन जलाकर कृषि के लिए भूमि तैयार करते हैं। कुछ समय 50 किसान वापस पहले वाले कृषि क्षेत्रों पर कृषि कार्य करने आ जाते हैं। ये हमारी क्या होती है, आदिमकालीन निर्वाह कृषि की प्रक्रिया होती है बोने की। ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर समस्या क्या होती है वो अपन चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न 3 नंबर में पूछा जा सकता है। बड़ा स्थानांतरित कृषि कार्य में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस क्षेत्र में भूमि की उर्वरता कम होती जाती है, कि भूमि की जो उत्पादन क्षमता है वो कम होती जाती है, जिससे जोम का चक्कर कोष्टक में देखे आग लगाकर कृषि क्षेत्र तैयार करना छोटा होता जाता है, कि जो जूम का चक्कर है वो छोटा होता जाता है। इस कृषि को पर्यावरण के अनुकूल नहीं बनाया जा सकता, पर्यावरण के ना हमारे वातावरण पर्यावरण के अनुसार नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये कृषि भविष्य तक नहीं है, भविष्य में नहीं है, कि अभी वर्तमान में ये कृषि हमारी नहीं है, क्योंकि इसमें लागत क्या होती है साथियों, अधिक आती है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। और यदि क्लास आपको अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते रहे साथियों, क्योंकि आपके लिए हम इससे भी शानदार क्लास लेके आने वाले हैं, इससे भी शानदार नोट्स लेके आने वाले। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कृषि करने वाले संगठन के आधार पर कृषि के प्रकारों का वर्गीकरण बताइए। तो अब बात करते हैं कि अपने जो कृषि क्षेत्र है उनके वर्गीकरण है कितने प्रकार से किया गया है, हमारे 2 प्रकार से किया गया है। बात करते हैं उत्तर में, कृषि संगठन किसान का खेती पर अपना अधिकार एवं उस पर कृषि में सहायक है सरकारी नीतियों से प्रभावित होता है। ये 2 प्रमुख प्रकार है, इसके क्या 2 प्रमुख है प्रकार है। कौन कौन सा है? पहला है सरकारी कृषि। ठीक है। बात करते हैं सरकारी कृषि क्या होती है, उसके महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे पास पहला पॉइंट देखें, जब किसान एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए अपने इच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करते हैं तो उसे सहकारी कृषि कहते हैं। कि कोई किसान है, एक समूह है, एक वर्ग है जो अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए एक संस्था बनाते हैं सरकारी, और उसी के दायरे में वो कृषि की जाती है। फिर बात करते हैं 2 नंबर पॉइंट में, इसमें व्यक्तिगत खेत बरकरार रहते हुए सहकारी रूप से खेती की जाती है। इसमें जो हमारे व्यक्तिगत खेत है वो जैसे वैसे रहते हैं और सरकारी रूप से कृषि की जाती है। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, सहकारी संस्था किसानों को सभी रूप से सहायता करती है, जैसे कृषि कार्य में जुड़ी सभी चीज़ें खरीदना, फसल को उचित मूल्य पर बेचना और सस्ती दरों पर
प्रोसेसिंग संसाधनों की व्यवस्था कराना, ये सब सरकार हमारी संस्था होती है वो देख लेती है, उनका ये कार्य होता है। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली में ये सफलतापूर्वक चल रही है। भविष्य में बात करें, वर्तमान में बात करें, हमारे इस समय जो पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क है, नीदरलैंड है, बेल्जियम, स्वीडन और इटली में ये सफलतापूर्वक अभी चल रही है। बात करते हैं 5 नंबर पॉइंट, सबसे अधिक सफलता इसे डेनमार्क में मिली है, जहां प्रत्येक किसान इसका सदस्य है। तो आपको पूछा जा सकता है कि कृषि कार्य संगठन आधारित कृषि, जो सहकारी कृषि है, जो आप एक सरकारी संस्था द्वारा करवाई जाती है, इसमें सबसे अधिक सफलता किस देश को मिली है? तो आप कह सकते हो डेनमार्क को मिली है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाला है यहाँ पर ये, ठीक है। 2 नंबर की अपन चर्चा कर लेते हैं। 2 नंबर में आप देख सकते हो सामूहिक कृषि। बात करते हैं सामूहिक कृषि, और सामूहिक कृषि के कुछ पहलुओं पर अपन चर्चा कर लेते हैं। 1 नंबर पॉइंट, इस प्रकार की कृषि का आधारभूत सिद्धांत ये होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों है ना, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज एवं सामूहिक श्रम पर आधारित होता है। कि जो इसमें जो उत्पादन के जो साधन होते हैं उन पर क्या होता है? स्वामित्व होता है, अधिकार होता है, संपूर्ण समाज या संपूर्ण वर्ग का होता है। बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न की, कृषि का यह कार्य पूर्व सोवियत संघ, ठीक है, सामूहिक कृषि का जो कार्यक्रम है वो किस संघ ने चलाया था? तो पूछा जा सकता है, तो आप कहोगे सोवियत संघ ने प्रारंभ हुआ था, जिसका उद्देश्य था कृषि कार्य के पुराने तरीकों को बदलना, उत्पादन में वृद्धि करना, कि पुराना जो तरीके थे उनको बदलकर और उत्पादन की जो हमारी दर है उसको बढ़ाना, ये हमारा कार्य था, ये के लक्ष्य था। 3 नंबर पॉइंट अपन देखें, इस सामूहिक कृषि को सोवियत संघ को कोलखोज का नाम दिया गया था, ठीक है, ये नाम हमें यहाँ पर दिया गया था। पॉइंट नंबर 4 में देखें इसमें, तो आपको देख के तो आप कह सकते हो इसमें सभी किसान अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन एवं श्रम मिलकर कृषि कार्य करते थे। कि इसमें अपन देखें सभी किसान अपने साधन जैसे भूमि है, पशुधन है एवं श्रम को मिलकर, श्रम है ना कि मजदूर, मिलकर कार्य करते थे। सब एक साथ मिलकर सबका समान योगदान हुआ करता था। फिर बात करें 5 नंबर पॉइंट, ये अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में भी रखते थे। कि अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में भी रखते थे, जिसे ये अपना जीवन यापन कर सकते हैं। साथियों, आज अपन करेंगे इतने ही क्वेश्चनों के बाद, कल लेके आएंगे इससे भी शानदार क्वेश्चन, ठीक है। इसमें अपन देखें डेयरी कृषि, निर्वाह कृषि, इनमें सब में अंतर अपन कल वाले पार्ट 2 में देखने वाले हैं। क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, इससे आप देखते रहिए। पार्ट 2 कमिंग सून, बहुत जल्द आपके सामने आने वाले हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। जब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहे, यूं ही हमारा सहयोग करते रहे, ताकि हम आपके लिए इससे भी शानदार क्लास लेकर आए। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।